स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एक्सरसाइज थर्ड। और ये हमारा एक्सरसाइज थर्ड है, या आप कह सकते हैं सेट पेपर तीसरा है। और तीसरे सेट पेपर के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और पहले पार्ट में भी 25 क्वेश्चन थे। तो 4 पार्ट आते हैं एक सेट पेपर के, और उसमें 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है। जैसे कि अभी आने वाला फार्मासिस्ट एग्ज़ाम आपका एसबीआई का है, उसके बाद इसरो का लगा होगा, उसके बाद डीएसएसबी के होंगे। तो मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। हमारा देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा जा करके पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन आर। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन कौन सा है? एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, पिप्रनसिलिन या क्लेवुलेनिक एसिड या पेनिसिलिन वी। तो द राइट आंसर इज मेथिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन में क्या क्या आएगा? मेथिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है सेफ्रेक्जॉन एडमिनिस्टर्ड बाय रूट। सेफ्रेक्जॉन को किस रूट से दे सकते हैं हम लोग? पेरेंट्रली, ओरली, टॉपिकली या ऑल। तो द राइट आंसर इज पेरेंट्रली। मोनोसेफ इंजेक्शन सभी को याद होगा, मोनोसेफ इंजेक्शन पेरेंट्रली दिया जाता है, सेफ्रेक्जॉन होता है उसका साल्ट। ठीक है, 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विटामिन B6 इज एडमिनिस्टर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। विटामिन B6 को हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यानी जब टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन ड्रग के साथ। तो क्यों देते हैं? टू मिनिमाइज हिपेटोटॉक्सिसिटी, टू मिनिमाइज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिक्रीज चांसेस ऑफ रेनल फेल्योर या टू प्रोवाइड एनर्जी। तो द राइट आंसर इज टू मिनिमाइज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देखिए, टू मिनिमाइज पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्योंकि इसमें आप कर सकते हैं टू मिनिमाइज हिपेटोटॉक्सिसिटी भी, लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है। जब आपको ये ना मिले, बी नंबर वाला ना मिले, तो आप ए नंबर पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बी नंबर आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप ए पे टिक नहीं करेंगे, बिकॉज समटाइम्स वी कैन गिव विटामिन B6 टू मिनिमाइज द हिपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, लेकिन मतलब हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम कभी कभी दे सकते हैं विटामिन B6। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए टू मिनिमाइज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बढ़ेंगे 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया इज डन बाय ड्रग्स। फाइलेरिया का जो ट्रीटमेंट है किस ड्रग से करते हैं? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, डाईएथिल कार्बाजीन, आइवरमेक्टिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनराजोल या नीटाजोक्सानाइड और निक्लोसामाइड। तो द राइट आंसर इज DEC, डाई एथाइल कार्बाजीन और आइवरमेक्टिन इज द राइट आंसर। तो DEC कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि केवल DEC का इस्तेमाल क्या होता है? DEC तो डाई एथाइल कार्बाजीन। ठीक है, डाई एथाइल कार्बाजीन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका यूज़ क्या होता है? ये जो है अगेंस्ट द फाइलेरियल इन्फेक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फाइलेरिया को जो है रोकने के लिए। और फाइलेरिया होता कैसे? फीमेल मॉस्किटो होता है, कौन सा? क्यूलेक्स। फीमेल मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स, और उसी मच्छर से जो है आपका फैलता है फाइलेरिया। ठीक है, एडीज मच्छर जो है वो आपका जो है डेंगू करता है जा करके, और फीमेल एनाफिलीज जो होता है वो आपका मलेरिया करता है। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इमेटीन क्या होता है? एंटीसाइकोटिक, एंटी मलेरियल, एंटी फाइलेरियल या एंटी अमेबिक। तो द राइट आंसर इज एंटी अमेबिक। इमेटीन इज एंटी अमेबिक। फिर बढ़ेंगे 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड सबलिंगली, कौन सी ड्रग है जिसको सबलिंगल एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है? आइसोप्रिनालिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन या क्लोनिडीन। तो द राइट आंसर इज मॉर्फिन। मॉर्फिन को अंडर द टंग हम लोग जो है जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी ये जो 3 दवाइयाँ हैं इनको हम लोग जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉर्फिन को एक्सेप्शन होता है, रेयरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं एज कंपेयर टू ये जो दूसरी ड्रग्स हैं, आइसोप्रिनालिन, नाइट्रोग्लिसरीन या क्लोनिडीन। इनका हम लोग ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर द टंग, लेकिन मॉर्फिन का इस्तेमाल अंडर द टंग हम लोग जनरली नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच वन किल्ड वैक्सीन, इनमें से कौन सा एक किल्ड वैक्सीन है? हुपिंग कफ, BCG, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन और MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला।
तो ओपीवी क्या हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो द राइट आंसर इज हुपिंग कप बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है होता है जा करके। विच वन किल्ड वैक्सीन, इनमें से कौन सा किल्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड हो गया जा करके, तो ये आ जाएगा जा करके हुपिंग कफ की वैक्सीन। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वैक्सीन दैट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्क्यूलरी, तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको हम लोग एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। आई एम जिसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते, वो कौन सी वैक्सीन है। वेरिसिला, डीटीपी, रेबीज या हेपेटाइटिस। तो द राइट आंसर इज वेरिसिला जोस्टर, जो वीजेड वायरस की जो वैक्सीन होगी जा करके, जो कि आपका स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कर देता है जा करके। हालांकि जो स्मॉल पॉक्स है, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि विच डिसीज इज कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ एज बाय डब्ल्यू एच ओ ने किस डिसीज को पृथ्वी से पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया है, तो वो आ जाता है आपका स्मॉल पॉक्स। लेकिन वेरिसिला जोस्टर जो होता है ये आपका चिकन पॉक्स के लिए भी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो उसी का एक टाइप होता है। ठीक है, तो वेरिसिला जोस्टर जो इसकी जो वैक्सीन है उसको हम लोग इंट्रामस्कुलरी यानी आईएम नहीं देंगे। 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं। फंजाई, एक्टिनोमाइसिस, वायरस या बैक्टीरिया। तो द राइट आंसर इज एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमको मिलते हैं एक्टिनोमाइसिस से। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया आल्सो। ठीक है, बट फिर वही बात आ जाती है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो एक्टिनोमाइसिस आएगा जाकर के। ठीक है, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रीबा वायरिन इज द, रीबा वायरिन क्या होता है। एंटीवायरल, एंटी ट्यूबरकुलर, ऑल या एंटी गाउट। तो द राइट आंसर इज एंटीवायरल। रीबा वायरिन इज एन एंटीवायरल मेडिसिन। दोस्तों अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डिसीज एसोसिएटेड टू मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सी एक ऐसी डिसीज है जो कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ग्लूकोमा या ऑल। तो द राइट आंसर इज गाउट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है बिटवीन द जॉइंट्स। ठीक है, कॉल्चिसिन जो है मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेंसिड का इस्तेमाल करते हैं, और एलोप्यूरिनॉल, ये इसकी एक्सीलेंट मेडिसिन मानी जाती हैं। फिर बढ़ेंगे 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सेप्टिसीमिया इज, सेप्टिसीमिया क्या होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या ऑल। तो द राइट आंसर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेप्टिसीमिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अ ड्रग यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन हर्प्स केरेटाइटिस, तो कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में। ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों के सॉल्यूशन में, हर्प्स केरेटाइटिस के इन्फेक्शन में। तो जेलसीटाबीन, ट्राइफ्लूरिडीन, रिटोनाविर या स्टावडिन। तो द राइट आंसर इज ट्राइफ्लूरिडीन। ट्राइफ्लूरिडीन का इस्तेमाल करते हैं हर्प्स केरेटाइटिस के अगेन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी आंखों में डाले जाने वाले सॉल्यूशन में। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज अ पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। देखिए दोस्तों आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इस सेट पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए फार्मासिस्ट के, जैसे कि यही एक क्वेश्चन है आपका, यही मिल जाएगा आपको। अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो और कभी भी आ जाए और आपको एरिथ्रोमाइसिन लिखा मिल जाए, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो ये होते सारे हैं, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन को हम लोग जो है ड्रग ऑफ चॉइस मान लेते हैं। जो है सॉरी, ये जो आपको क्वेश्चन है ये आपसे दूसरा पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। हाँ, हालांकि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक केवल आपसे अगर पूछा जाए का मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आप एरिथ्रोमाइसिन पे टिक करेंगे। लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज अ पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मतलब जो कि एक पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी हो, यानी एक स्टेप बढ़ गया ये क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल, तो आप एरिथ्रोमाइसिन पे टिक कर देते थे, एरिथ्रोमाइसिन नहीं मिलता है तो क्लेरिथ्रो पे कर देते थे, क्लेरिथ्रो नहीं मिला तो एजिथ्रो पे कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिथ्रोमाइसिन पे आपने टिक किया, ये सही है। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी होना चाहिए, पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हो, तो वो होगा जाकर के टेक्रोलाइमस। टेक्रोलाइमस इज अ पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एज वेल एज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जो टेक्रोलाइमस होता है वो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स भी होता है और साथ ही साथ एक पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी होता है।
40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। बहुत ही देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, और एग्जाम में आपसे पूछा ही करता है एग्जाम में, ठीक है, तो पूछे ही जाते हैं अक्सर ये सवाल, एग्जामिनर आपसे ऐसे सवाल जरूर पूछ लेता है। ये चूंकि ऐसे सवाल हैं जो अक्सर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फार्मासिस्ट के एग्जाम में। द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, बहुत ही फार्मा जूरिस्प्रूडेंस का ये जो है इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज द राइट आंसर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हालांकि आपके सामने 3 ऑप्शन ऑन है, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और द डायरेक्टर जनरल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, द प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं होगा। चेयरमैन ऑफ डी टैब, डी टैब का जो चेयरमैन होगा जाकर के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, वो होगा द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। द राइट आंसर इज टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k, ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k, ये इसका राइट आंसर होगा जाकर के। 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, अ ड्रग विच इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज एंड इज वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इज। देखिए ऐसी ऐसी मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल करते हैं माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज में, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है ट्रीट करने में माइकोबैक्टीरियल एवियम कॉम्प्लेक्स को। तो कौन सी होगी, इथियोनामाइड, आइसोनियाजिड, रीफाब्यूटिन या कैप्रियोमाइसिन। तो द राइट आंसर इज रीफाब्यूटिन, रीफाब्यूटिन। रीफाब्यूटिन ना मिलने पे आप रिफाम्पिन भी कर सकते हैं। तो अ ड्रग विच इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज एंड इज वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इज रीफाब्यूटिन। रीफाब्यूटिन ना मिलने पे आप रिफाम्पिन भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एन 80 ईयर्स ओल्ड लेडी, कोई एक 80 साल पुरानी फीमेल है, तो वो क्या कह रहे हैं कि सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस की दिक्कत है, ऑफ हिप एंड नी यानी कमर में और घुटनों में, ज्वाइंट में, इज गिवन डाइक्लोफिनेक 50 mg, उनको डाइक्लोफिनेक 50 mg दी जाती है, थ्राइस डेली यानी दिन में 3 बार, एंड पैरासीटामोल 1 ग्राम एज रिक्वायर्ड, और पैरासीटामोल 1 ग्राम जो भी उनको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। सी कंप्लेन्स ऑफ पासिंग ब्लैक स्टूल, उन्होंने कंप्लेन किया कि उनको ये सब लेने के बाद स्टूल जो है ब्लैक पास आउट हो रहा है। दिस सिम्टम इज ड्यू टू, मतलब ऐसा किस वजह से, तो देखते हैं किस वजह से। पैरासीटामोल कॉजिंग द ब्लैक स्टूल, आपसे कह रहा है जो पैरासीटामोल है वो कॉज कर सकता है ब्लैक स्टूल, ओके। चेंजेस इन फूड हैबिट, या हो सकता है कि फूड हैबिट जो हो उनकी उसमें बदलाव आ गया हो, या अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक की वजह से अपर जीआईटी में ब्लीडिंग हो जाए, या एज रिलेटेड डिक्रीज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी एज की वजह से जो उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है यानी जो मूवमेंट है जीआईटी का वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। तो द राइट आंसर इज सी, यानी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू डाइक्लोफिनेक, अगर डाइक्लोफिनेक ले रही हैं तो हो सकता है उन्हें अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाए, फिर इसी वजह से ब्लैक स्टूल पास आउट हो रहा है। 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, अ कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज मेनिंजाइटिस बिलोंग्स टू द जीन्स। देखिए कह रहा है अ कॉमन ऑर्गेनिज्म, एक कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस और बिलोंग्स टू द जीन्स, जो कि जीन से बिलोंग्स करता है, नाइजीरिया, कैंडिडा, क्लस्ट्रोडियम या ज़्यूडोमोनास। तो द राइट आंसर इज नाइजीरिया, अ कॉमन निजीरिया। तो अ कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज मेनिंजाइटिस बिलोंग्स टू द जीन्स ऑफ निजीरिया, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग। देखिए जो शेड्यूल सी है और यह शेड्यूल एन है, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत क्या जो है बताता है या क्या जो है कैरी करता है। तो शेड्यूल सी में क्या होता है जा करके, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, या लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, मतलब इतना समझिए। तो शेड्यूल सी में क्या होता है, आप कह सकते हैं शेड्यूल सी में जो आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आता है, तो शेड्यूल सी के लिए तो बी सही हो गया, ठीक है। आप शेड्यूल एन की बात करते हैं तो शेड्यूल एन में आ जाता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर रनिंग द फार्मेसी, तो शेड्यूल एन के लिए जो है राइट हो जाएगा डी, ठीक है। तो देखते हैं ये जो है बी और डी वाला ऑप्शन कौन सा है आपके सामने, तो बी और डी का ऑप्शन ये है, यानी 2 स्टेटमेंट इसमें
सही हैं। और दोस्तों अगर आपने शेड्यूल के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ से देखिए। शेड्यूल के मैंने कंप्लीट जो है शेड्यूल कराए हुए हैं उसमें आपको। और अगर आप लोग वो वीडियो देखते हैं तो आपका शेड्यूल का जल्दी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने सारे शेड्यूल पढ़ रखे हैं तो अगर मैं ये कहता हूँ कोई नया कोई रेयर शेड्यूल भी आता है, क्योंकि कुछ डिलीटेड शेड्यूल भी हैं तो उनमें से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो अगर आपने वो सारे शेड्यूल पढ़ लिए तो आपको डिलीटेड शेड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिलीटेड शेड्यूल एक या दो हैं। ठीक है, तो इससे होता है क्या, अगर आपको बाकी पता है तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक शेड्यूल एस, ठीक है, ये आएगा आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ठीक है, शेड्यूल पी में आ जाएगा। बढ़ेंगे 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। गाबा एन इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। देखिए गाबा जो होता है एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर होता है ब्रेन में। इज एन इन्हिबिटरी ट्रांसमीटर, इज एन एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर, इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस, या इज एंटागोनाइज्ड बाय नैलेक्सोन। इसमें दो ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से सही हैं? तो पहला ये सही हो जाएगा, इज एन इन्हिबिटरी ट्रांसमीटर, गाबा इज एन इन्हिबिटरी ट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द ब्रेन। और दूसरा जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो है आपके सही हो जाएंगे ए और सी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन ए और सी कहीं है कि नहीं है। ए और सी दो जगह है, आप एक जगह पे कहीं भी टिक मार दीजिए, ए और सी। ठीक है, द राइट आंसर ए और सी। तो गाबा जो है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ब्रेन में एक। गाबा एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसमीटर इन द ब्रेन, इसको इनहिबिटरी ट्रांसमीटर भी कह देते हैं, और ये इंक्रीज कर देता है क्लोराइड कंडक्टेंस को। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। मेटफॉर्मिन एक्ट बाय टू मैकेनिज्म। मेटफॉर्मिन जो है दो तरीके से एक्ट करता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। इनहिबिटिंग अल्फा ग्लूकोसिडेज या ए ग्लूकोसिडेज, डिक्रीजिंग हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, या इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन इन मसल्स एंड फैट। तो इनमें से क्या कौन कौन से पॉइंट जो है राइट हैं मेटफॉर्मिन के लिए? तो ये दो जो पॉइंट हैं, डिक्रीजिंग हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, एक ये पॉइंट सही है, और दूसरा पॉइंट इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन इन मसल्स एंड फैट। इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन, इंक्रीज कर देता है इंसुलिन का एक्शन कहाँ? मसल्स में और फैट में। और डिक्रीजिंग हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो हिपैटिक मतलब लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा उसको डिक्रीज कर देंगे। तो सी और डी जो है हमारे सही हो जाएंगे जा करके। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इलाइसा इज बेस्ड ऑन दीज टू ऑब्जर्वेशन। जो इलाइसा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। ठीक है, इलाइसा इज बेस्ड ऑन दीज टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे जूम आउट। तो पहले तीन पढ़ लेते हैं। एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस, antibodies and antigen can attach to solid phase, support and still maintain their full immunological capabilities. दूसरा है antibodies complex with enzymes allowing full separation of antigen molecules. तीसरा है antigen and antibodies can be bonded to enzymes and resulting complexes are still fully functional both immunologically and enzymatically. D है enzymatic action is crucial for converting the antigens to render them suitable for binding to antibodies. तो इनमें से कौन सा जो है, कौन से दो पॉइंट सही हैं, एक बार आप लोग फिर से जो है इनको देख लीजिए। देखिए इनमें जो सही होंगे जाकर के आपका ए और सी होगा। एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस कैन अटैच टू सॉलिड फेज, सपोर्ट एंड स्टिल मेंटेन देयर फुल इम्यूनोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। और सी नंबर जो है आपका क्या है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज कैन बी बॉन्डेड टू एंजाइम एंड रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर स्टिल फुली फंक्शनल बोथ इम्यूनोलॉजिकली एंड एंजाइमेटिकली। तो इसमें ए और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के। फिर बढ़ेंगे, देखिए ए और सी जो है राइट आंसर इसका होगा जा करके। फिर बढ़ेंगे 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। द एंटी फंगल ड्रग ऑब्टेन्ड इज। देखिए यहाँ पे आपको वो जो इमिडाजोल ट्रायाजोल वाले जितनी भी मेडिसिन हैं यहाँ पे आपको वो सही करना है। तो कौन सा है आपका? लेंसकोनाजोल, मिकोनाजोल, ब्यूटेनाफाइन, या सेपरकोनाजोल। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन सा जो है राइट होगा, विच विल बी द राइट आंसर।
तो द राइट आंसर इज मिकोनाजोल। मिकोनाजोल जो है राइट आंसर होगा जाकर के। द एंटी फंगल ड्रग ऑब्टेन्ड इज इकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, आप इसमें से कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मिकोनाजोल, ठीक है, मिकोनाजोल। मिकोनाजोल इज द राइट आंसर। तो एजोल वाले जो भी हैं वो सही हो जाएंगे इसमें। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी जो है एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए? 3 अमीनो 5 ब्रोमो एसीटोफेनन, 2 अमीनो 5 क्लोरो एसीटोफेनन, 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनन, या 3 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनन। तो द राइट आंसर इज 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनन। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलम 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। इनको मिला करके हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एमसीक्यूज़ हैं और जो सेट पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं और आपके लिए स्पेशल टेस्ट हैं, इन सारी की सारी सीरीज़ जो है इन चीज़ों की लाते रहते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशन है, सरकारी फार्मासिस्ट की जो भर्तियाँ आती हैं, उनके बारे में भी अपडेट कराते रहते हैं। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।